नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी को एक वीडियो में ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इसमें टोटल 181 वन लाइनर सवाल है। टोटल क्लास 6 के एनसीईआरटी में 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर में से 181 सवाल को निकाला गया है। इससे बाहर सवाल क्लास 6 से नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ा गया है और उसके बाद पीडीएफ को टाइप किया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो क्लास 6 के ज्योग्राफी के लिए आपका टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह अपना एक सीरीज है, एक मुहिम शुरू किया गया है वन लाइनर सीरीज का। अभी ये क्लास 6 का लोड हुआ है आज, और कल लोड होगा क्लास 7, 8, 9, 10। शुरुआत में हम 10 तक रहेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री लेके आएंगे क्लास 10 तक। जब क्लास 10 तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 11th और 12th को कंप्लीट करेंगे। तो इतना ध्यान में रखिएगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर किस चैप्टर से कितना सवाल है तो देखिएगा। टोटल 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर में से कितना कितना सवाल कौन चैप्टर से लिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक अगर आप एक सब्जेक्ट का पीडीएफ लेते हैं तो आपको 49 रुपया पे करना होगा। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 149 रुपया पे करना होगा, जबकि 12th के लिए आपका 181 है और एक खाली ज्योग्राफी के लिए आपके 59 है। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपके व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके यूपीआई नंबर है। बाकी जो वीडियो है, वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा, केवल पीडीएफ पर थोड़ा सा चार्ज लिया जा रहा है ताकि सारा सिस्टम कंटिन्यू काम करता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूर्य, चंद्रमा और रात को चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? तो सूर्य, चंद्रमा और रात को चमकने वाली सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। किन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है? तो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा तारे के पास में होती है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति प्लेनेटाई शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है बुध। तो इसे कैसे याद रखिएगा, समझ लीजिए। तो सबसे बीच में है सूरज, सबसे बीच में है सूरज। सूरज के बाद है बुध। आप दिन पर आइएगा, ठीक है। बुध हो गया, और एक एक दिन गैप कीजिए। बुध के बाद क्या होगा? तो बुध के बाद होगा बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति नहीं, आपको एक दिन गैप करना है, तो शुक्र। यहाँ क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र के बाद आ जाएगा शनि। तो शनि आपको नहीं लेना है, एक दिन गैप करना है, तो हो जाएगा आगे रविवार। तो आप छुट्टी कहाँ बिताइएगा? पृथ्वी पर। तो आगे क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद हो जाएगा, एक दिन गैप कीजिए, तो फिर हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल का फिर एक दिन गैप कीजिए उसके आगे, तो बुध, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, है ना। तो आपके बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शुक्र आता है, तो शुक्र तो पहले हो चुका है। फिर हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा? शनि, ठीक है। शनि के बाद हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सबसे नज़दीक है सूर्य का। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा कौन है? तो शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, और बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तीसरा कौन है? तो पृथ्वी है, इंग्लिश में अर्थ बोला जाता है। चौथा ग्रह है मंगल, जिसे मार्स बोलते हैं। पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोला जाता है।
छठा ग्रह है शनि, जिसे सटर्न बोला जाता है। ये सारे आपके सूर्य से दूरी के अनुसार है। उसके बाद है सातवां ग्रह है यूरेनस। कौन है? यूरेनस। सूर्य से दूरी के अनुसार आठवां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर समझिएगा कि सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो लगभग 27 दिन में। लगभग 27 दिन में। सौरमंडल के 8 ग्रहों के अंग्रेजी क्रम को याद करने का आसान तरीका क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट्स। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, उसके बाद यूएस मतलब यूरेनस, और आपके यन से हो जाएगा आपके नट्स, लेकिन नेपच्यून क्या हो जाएगा? नेपच्यून। इतना ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक भूमि, जल और वायु उपस्थित है। इस कारण से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो आकार है उसे बोलते हैं भूआब। कुछ लोग बोलेगा संतरे का आकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, कहीं पर घुसा हुआ है तो कहीं पर निकला हुआ है, और उस आकृति को बोला गया है जियोड। क्या बोला गया है? जियोड बोला गया है, और हिंदी में उसे भूआब बोला गया है। सौरमंडल में किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, चारों ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। पृथ्वी को किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया? पृथ्वी को किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया है? तो जो आपके प्लूटो है इसे बौना ग्रह कब बोला गया? तो इसे बोला गया प्लूटो को बौना ग्रह अगस्त 2006 में। अगस्त 2006 में कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो प्लूटो जो है ये क्या है? बौना ग्रह है, और इसे अगस्त 2006 में बौना ग्रह बोला गया था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इस कारण से इसे मतलब कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच। मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्काओं के वायु से घर्षण होने पर क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है उसका वायु से घर्षण होने पर क्या होते हैं? वह गर्म होकर जल जाती है और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है आकाशगंगा मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो ब्रह्मांड बनाती हैं। जिस प्रकार से हम लोग का आकाश गंगा है, मिल्की वे है, दुनिया में बहुत सारे मिल्की वे हैं, उस सभी लोग मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। उत्तरी तारे को और किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर में तारा है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसी को ध्रुव तारा बोला जाता है। ध्रुव तारा बोला जाता है। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके द्वारा कदम कब रखा गया था? तो 21 जुलाई 1969 को। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति लगभग
3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट। ग्लोब किसका लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है? तो पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। उसके बाद देखिए विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश पर होता है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है विषुवत रेखा। कौन होता है? विषुवत रेखा। यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा, ये आपके पृथ्वी है, इस 0 डिग्री को बोलते हैं विषुवत रेखा। उसके बाद ऊपर जाइएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण। तो ऊपर में जो 23.5 डिग्री उत्तर लिखा रहेगा उसे बोलेंगे कर्क रेखा, और नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ लिखा रहेगा इसे बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर। और ऊपर वाला को बोलेंगे कर्क। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए। और बोला गया है कि उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं ध्रुव, नीचे वाला को बोलते हैं ध्रुव। ऊपर में है तो बोल देंगे उत्तरी ध्रुव, नीचे में है तो बोल देंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यही बात बोला गया है कि उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ दक्षिणी क्यों लिखा गया? क्योंकि दक्षिण में है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अभी आपको बताए हैं। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित। उत्तर ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 के ऊपर में आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिख जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ये आपके 23.5 हो जाएगा और ये आपके 66.5। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, ये आपके 0 है, ऊपर वाला कर्क, नीचे वाला मकर, ये दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? तो उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ध्रुवों के निकट के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो शीत कटिबंध। ये क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। कर्क, मकर रेखा और ध्रुव वृत्तों के बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं ध्रुव वाला, और ये आपका कर्क है, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसे शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है, और यहीं से दुनिया का समय मापा जाता है। यहाँ पर समझिएगा, अक्षांश, अक्षांश पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींचा गया इसे अक्षांश बोलते हैं, जबकि जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींचा गया है या दक्षिण से उत्तर की ओर इसे देशांतर बोला जाता है। तो बोला गया कि भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड से, यहीं से दुनिया का समय मापा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। पृथ्वी एक देशांतर के लिए कितने मिनट लेती है? तो 4 मिनट लेती है एक देशांतर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्षांश रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे समानांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अक्षांश अभी आपको हम बताए हैं। देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं किस आकार की होती हैं? तो अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं।
180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर कहाँ स्थित है? तो एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों क्या है? एक ही रेखा पर स्थित है। या तो 180 डिग्री पूर्व बोलिए या 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। रूस में कितने मानक समय अपनाए गए हैं? तो रूस में कुल 11 मानक समय अपनाए गए हैं। मतलब रूस में कुल 11 टाइम जोन है। असम की धुबरी का अक्षांश और देशांतर क्या है? तो अक्षांश और देशांतर दोनों पूछा गया है। तो अक्षांश है असम के धुबरी का 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां कौन सी है? तो पृथ्वी की दो गति है, एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और इसी कारण से दिन और रात होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है और इस कारण से ऋतुएं परिवर्तित होती है। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितना समय लेता है या लेती है? तो लगभग 24 घंटे लेता है, लगभग 24 घंटे। पृथ्वी एक वर्ष में कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो 365 दिन 1/4 दिन में। ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 365 दिन 1/4 दिन में। नेक्स्ट है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और हर 4 साल में लीप ईयर आता है। लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं। ऐसे फरवरी में 28 दिन होते हैं। 21 जून को पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं? 21 जून को पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं? तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। और याद रखिएगा कि 21 जून को सूर्य जो है सीधे कर्क रेखा पर चमकता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं? तो जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो इसे दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य सीधे मकर रेखा पर चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? तो इसे विषुव बोला जाता है क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विषुव के दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। विषुव का दिन किस तारीख को होता है? तो 22 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कितने घंटे का दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है। इस सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि सूर्य सीधे उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का परिक्रमण एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य आपके दक्षिण की ओर होता है। आर्यभट्ट ने क्या बताया था? तो पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये कौन बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के पैमाने से क्या अभिप्राय है? तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होता है? तो ऊपर दाहिनी तरफ तीर के निशान की ओर। प्रमुख दिग्बिंदु कितने होते हैं?
तो 4 होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मेनली 4 ही बिंदु होता है। नेक्स्ट है कि दिक्सूचक क्या होता है, तो एक यंत्र जिससे मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र जिसे बोला जाता है। तो दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा कहाँ होती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जो दिशा सूचक यंत्र है उसकी हमेशा सुई होती है। भौतिक मानचित्र क्या दर्शाती है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, नदियाँ, मैदान। राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है, राज्यों, नगरों, सीमाओं को दर्शाता है। थीमेटिक मानचित्र क्या है, तो विशेष जानकारी जैसे कि सड़क, वर्षा, उद्योग दर्शाने वाला मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या अधिक जानकारी देते हैं, हाँ, छोटे पैमाने वाले की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। रेखा चित्र मानचित्र किस पर आधारित होता है, तो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर बिना पैमाने के। खाका क्या है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को बोलते हैं खाका। मानचित्रों में या मानचित्र में जलाशयों को किस रंग से दिखाया जाता है, तो नीले रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में पर्वतों को किस रंग से दिखाया जाता है, तो भूरे रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदानों को किस रंग से दिखाया जाता है, तो मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं, तो स्थलमंडल, इसे ही भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71% भाग में जल है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, तो 29% भाग में स्थल है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप कौन से हैं, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नई जो माप किया गया था 2020 में किया गया था नेपाल और चाइना के द्वारा। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को यूरोप से। आगे बोला गया है कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, तो यूरेशिया बोला जाता है। एशिया और यूरोप के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया बोला जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। आप ऐसे याद रखिएगा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। इस क्रम में आप याद कर लीजिएगा, जिस क्रम में आपको हम बताएं, क्योंकि आप सभी के रूम में मैप तो अवश्य ही होगा, अगर नहीं है तो आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो पनामा जल संधि नाम है। अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में कौन सा ध्रुव स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में।
भारत के अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कौन से हैं? तो मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, इंपॉर्टेंट है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। 5 महासागर कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। और किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? वीवीआई कर लीजिएगा। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? तो अंग्रेजी अक्षर यस के आकार का है। अंग्रेजी अक्षर यस के आकार का है। अगर आपके पास सामने में मैप है वर्ल्ड का तो देखिए एक बार, यस के आकार का आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 21% है। वायुमंडल की 5 परतें कौन सी है? तो सबसे नीचे वाला है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और वहिर मंडल। ठीक है, वहिर मंडल। तो इतना ध्यान में रखिएगा, 5 परत है वायुमंडल का। तो क्षोभ मंडल में जितना भी वर्षा, बादल, ये सारे एक्टिविटी कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में ही होता है। आगे बोला गया कि जीव मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल, जल एवं हवा के बीच का वह सीमित क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसे ही जीव मंडल कहते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है। कितने मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं? तो 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। बर्फ की हमेशा जमी रहने वाली पर्वतीय नदियों को क्या कहते हैं? तो हिमानी कहते हैं। बर्फ की हमेशा जमी रहने वाली पर्वतीय नदियों को हिमानी कहते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। एक है वलित, दूसरा है वरंसो तथ, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? तो बलित पर्वत है। कैसे पर्वत है? बलित पर्वत, ठीक है ना, बलित पर्वत है। इस प्रकार के पर्वत को बोलते हैं बलित पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला किस प्रकार की है? तो भारत की जो अरावली श्रृंखला है वह विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि वरनसोथ पर्वत में ऊपर उठे खंड को क्या कहते हैं? तो उत्तखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तखंड बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वरनसोथ पर्वत में नीचे धसे खंड को क्या कहते हैं? तो द्रोणिका वरंस बोलते हैं। द्रोणिका वरंस बोलते हैं। इसका उच्चारण आप लोग भी एक बार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत हैं। माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत हैं। पठार क्या होता है? तो पठार क्या होता है? उठी हुई एवं सपाट भूमि जो आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी हो उसे ही पठार कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी हाइट जो है 4000 से 6000 मीटर है। भारत का दक्कन पठार किस प्रकार का है? तो पुराना पठार है। अफ्रीका का पठार किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लोहा, कोयला तथा मैग्नीज पाए जाते हैं। मैदान
समुद्र तल से समानता कितने मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं? तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं मैदान समुद्र तल से। भारत में गंगा का मैदान देश का कैसा क्षेत्र है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। VBI है, नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर में माओ नाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 10,205 मीटर है। 10,205 मीटर है समुद्र की सतह के नीचे से। ठीक है। और निक्षेप में होता है जमा करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत उत्तर में किससे घिरा है? तो भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के पूर्व में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। भारत उत्तर दक्षिण में कितने किलोमीटर लंबा है? भारत जो है उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबा है? तो 3200 किलोमीटर आपके लंबा है। लगभग दिया है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लगभग दिया गया है NCERT के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत जो है पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो लगभग 2900 किलोमीटर है। लगभग 2900 किलोमीटर है। एग्जैक्ट कितना है आप असाइनमेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। भारत का मुख्य देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से या पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका PDF के लिए आप WhatsApp ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि इसका PDF कैसे मिलेगा। ऐसे आपको शुरुआत में हम बता दिए हैं कि जो भी NCERT का वीडियो है वो सारे का सारा बिल्कुल मुफ्त रहेगा और इसका PDF पेड रहेगा। तो आप PDF को जाके WhatsApp ग्रुप से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की कितनी देशों के साथ स्थलीय सीमाएं हैं? भारत की कितनी देशों के साथ स्थलीय सीमाएं हैं? तो 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है कि बोला गया है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। नीचे में आपको श्रीलंका दिख जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। अक्टूबर 2029 से जम्मू कश्मीर के UT बनने के बाद ये कंडीशन है। पहले आपके 29 राज्य था। ठीक है। तेलंगाना कब भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन है आपके? गोवा है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखला है हिमाद्री, उसके बाद है हिमाचल जिसे बोलते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक है। तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए
सबसे ऊपर दिख रहा होगा कि महान हिमालय जिसे हिमाद्री बोला गया है, उसके बाद मध्य हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय बोला गया है, और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा शिवालिक, आपको शिवालिक दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिम प्लस आलय का अर्थ क्या होता है? तो बर्फ का घर होता है। क्या होता है? बर्फ का घर होता है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं कौन सी है? तो हिमाद्री, सबसे ऊपर आपके हिमाद्री है जिसे महान हिमालय बोला जाता है। उसके बाद है हिमाचल, मतलब कि मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है आपके शिवालिक हिमालय है। सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय ही बना है। हिम प्लस आलय का अर्थ क्या होता है? तो बर्फ का घर होता है, बर्फ का घर होता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत में कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार भारत के किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है? आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है? तो भारतीय महामरुस्थल है जिसे थार के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल से बना द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? तो सुनामी समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि बिंद और सतपुड़ा से होकर कौन सी नदियां बहती है? तो बिंद और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। झारखंड के हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, मोस्ट VVI है। भारत में मुख्यतः कितने मौसम होते हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 मौसम होते हैं। भारत में ठंडा मौसम सर्दी कब होता है? तो दिसंबर से फरवरी तक भारत में सर्दी होता है। भारत में गर्म मौसम गर्मी कब होता है? तो मार्च से मई तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कब होता है? तो जून से सितंबर तक, मोस्ट VVI। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से आता है। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कब होता है? तो अक्टूबर और नवंबर में। गर्मी में दिन के समय बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसे लू बोला जाता है। मानसून शब्द किस अरबी शब्द से लिया गया है? तो मौसम से लिया गया है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है जो मेघालय में स्थित है। पहले चेरापूंजी था। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। लगभग 30 साल माना जाता है कि किसी स्थान पर 30 वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। लेकिन जो क्लास 6 का NCERT है वह केवल लिखा है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। गुजरात के गिर वन में किस जानवर का निवास है? तो एशियाई शेर का निवास है। गुजरात के
गिर वन में। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम के जंगलों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो बाघ परियोजना चलाई गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाघ परियोजना कब चलाया गया है, और साथ ही कमेंट करके भी बताना है कि हाथी परियोजना कब चलाया गया है। हाथियों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो आपके हाथी परियोजना चलाया गया, हाथी परियोजना चलाया गया है, हाथी परियोजना। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है हस्ती परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है कि बचेंद्री पाल किस अवसर पर प्रसिद्ध हुई? जो बचेंद्री पाल हैं वो किस अवसर पर प्रसिद्ध हुई? तो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो बचेंद्री पाल हैं, बचेंद्री पाल है। ठीक है, वह चेंद्री पाल हैं, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है बचेंद्री, है ना। नेक्स्ट है कि किसी स्थान की जलवायु किन बातों पर निर्भर करती है? तो जलवायु मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो किसी स्थान की जलवायु किन बातों पर निर्भर करती है? तो स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा पर निर्भर करता है। भारत में सांपों में कौन से प्रमुख है? तो कोबरा एवं क्रैत आपके प्रमुख है। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल क्या होते हैं? तो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है उसे ही प्रवाल बोलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों है? क्योंकि उपजाऊ भूमि है, परिवहन सुविधा है, खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इस वीडियो को ध्यान से आप देखते हैं तो क्लास 6 का एक भी सवाल कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप कंपटीशन का दे रहे हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सब एग्ज़ाम के लिए जो ये सीरीज आ रहा है रामबाण साबित होगा। और इसका पीडीएफ के लिए आपको बता चुके हैं पहले ही कि इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ये व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा और बताइएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो कुछ पे करना होगा पे कर दीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा संसाधन लगते हैं, इस कारण से पीडीएफ पर कुछ छोटा सा चार्ज रखा गया है। बाकी वीडियो फ्री है, आप पीडीएफ खरीदिए और वीडियो को पीडीएफ के साथ में देखिए। थैंक यू।